Hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is Free Revision Batch जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट एंड टैक्सेशन जिसमें कि एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का जो पूछता है रेवेन्यू रेसीट कैपिटल रेसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कि वो आपको दे देगा कोई एक्सपेंडिचर है फिर रिसीट और आपसे पूछेगा वो किस हेड में आएगा। तो वो सारी चीज़ों के अलावा बजट के डेफिसिट डिफरेंट टैक्सेस वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सभी को पहली बात तो थैंक यू फॉर दी 100K सब्सक्राइबर्स इन द जो क्विज़ वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। वैसे तो 300 के यानी 3 लाख से ऊपर है हम लोग का जो मेन टेलीग्राम चैनल है, लेकिन जब मैं क्विज़ चैनल की बात करूँ तो वहाँ पे भी आज हम लोग के 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। बाकी आपको पता है आज इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली या फिर क्योंकि है क्या ना कि ये वीडियो तो अभी बना रहा हूँ लेकिन एक्चुअली पता नहीं कुछ इशू है कि किसकी वजह से अपलोड बहुत टाइम ले रहा है उसमें। तो अगर ये अपलोड देर से होता बहुत ज़्यादा तो फिर मैं इसको आज पब्लिक नहीं करूँगा, कल करूँगा, है ना। बाकी देख लेना, अगर आज ही पब्लिक हो जाता है तो फिर शाम को आपको वीडियो मिलेगा जिसमें कि हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए 3 महीने की जीके स्ट्रैटेजी पीवाईक्यू सीरीज़ एंड द न्यू बैच स्टार्टिंग विद द बजट। सबसे पहली बात, अभी पिछले एक किसी लेक्चर मैंने आपसे पूछा था कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। आंसर इज़ मेंशन्ड ही नहीं है। तो फिर क्या मेंशन्ड है? मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आर्टिकल नंबर 112 यानी अनुच्छेद नंबर 112 में मेंशन्ड है। Does it contains? It contains the approximation of revenue and expenses over a specified period of time. What is the specified of period of time called as? This is called as fiscal year, यानी कि इसको हम वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं, फिस्कल ईयर, जो कि हमने पता है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 31 मार्च। इसको हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट इज़ कंटेन्ड इन दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम प्यार से बजट बोल देते हैं। बट बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। जिस तरह से हम अपना बजट घर का प्रिपेयर करते हैं कि भाई इतनी सैलरी आई, इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना यहाँ पे जाएगा, इतना सेव करेंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ बजट। तो ये वो इंडिविजुअल पे लेवल पे हो गया ना माइक्रो, और ये हो गया हमारा मैक्रो लेवल पे। बजट प्रिपेयर कौन करता है इंडिया का? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, आपका वित्त मंत्रालय के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और प्रेजेंट कौन करता है? वित्त मंत्री, दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी इस साल तो फुल फ्लेजेड बजट नहीं आया था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ईयर में फुल फ्लेजेड बजट नहीं आता है बजट, बिकॉज हमें पता है 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं पॉलिटी में। अभी हम लोग आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम लोग जब करेंगे या एफआरबी तो वहाँ पे देखेंगे कि बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो बजट सत्र में इस बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था बिकॉज पहले से तुम नहीं बोल सकते ना कि कौन सरकार आएगी। तो अब क्योंकि आज फाइनली पता चल जाएगा शाम तक कि किसकी सरकार आएगी, तो अगर मैं आज वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो नहीं तो पता चल गया होगा। तो वो जो सरकार है वो मानसून सेशन में वो क्या करेगी, अपना जुलाई के टाइम पे वो फुल फ्लेजेड बजट आएगा इस साल, ठीक है। तो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, देखते हैं कौन बनते हैं इस बार, निर्मला सीतारमन है फिर कोई और। फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम, चेर्री नहीं है, चेट्टी है ये, ठीक है, शनमुखम चेट्टी जी ने, जो कि हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। एंड सेकेंड बजट जो प्रेजेंट किया था दैट वाज डन बाई जॉन मथई। ये कमिटी अलग है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे पॉलिटी में हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, तो उसमें एक है हमारी एस्टिमेट कमेटी। तो वो जो एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति बनती है, जो कि सबसे बड़ी कमेटी विद 30 मेंबर, जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, वो जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनती है। ध्यान रहे ये पहले जनरल बजट जो होता था ये रेलवे बजट से अलग प्रस्तुत होता था। जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग किया गया था इन द ईयर 1924। 1924 में एक कमेटी, मतलब 1921 में कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1924 में इन दोनों को अलग किया गया था। देन अगेन इन द ईयर 2016 इनको मर्ज कर दिया गया था, रेलवे बजट एंड जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बिबेक देबरॉय कमेटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा बजट्स किसने प्रेजेंट किया? मोरारजी देसाई ने, 10 बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया। पी चिदम्बरम की अगर बात करेंगे तो 9 टाइम्स, एंड प्रणब मुखर्जी ने इसको 8 बार प्रेजेंट किया। अब आते हैं बजट की अगर बात करें तो बजट में अगर हमारी आय ज़्यादा है, दैट इज़ रिसीट। ध्यान रखना, इनकम जो होती है उसको रिसीट बोलते हैं,
आय अगर खर्चों से ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस बजट। उल्टा है, अगर खर्चे ज़्यादा है रिसीट से यानी कि आय से, दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिसिट बजट। अभी हम डिफरेंट तरह के डेफिसिट्स पढ़ेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और आय दोनों ही बराबर है, इसको हम बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। ऑलराइट, अब अगर बात करें एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, चलो मत पढ़ो अभी, अभी समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो बजट की अगर बात करें तो इसको हम दो हेड्स में बांटते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत। अब रेवेन्यू वाले साइड में हम वो रखते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि भाई आप इमेजिन कर लो कि ये आपकी लेफ़्ट पॉकेट है, ये राइट पॉकेट है। लेफ़्ट पॉकेट में जब भी आपको कुछ, जैसे मान लो अपने दोस्तों के साथ चाय नुक्कड़ पे जा रहे हो तो वहाँ से पैसा, या फिर कभी मान लो कुछ खाने पीने का मन कर गया है ना, जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं वो अपनी लेफ़्ट पॉकेट से देते हो, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं। और जो कभी कभी के ट्रांजेक्शन्स हैं लेस फ्रीक्वेंट हैं तो वो हम कैपिटल, वो आप अपनी राइट पॉकेट से देते हो। सिंपल। अब जो लेफ़्ट पॉकेट से देते हो तो देते भी होगे लेते भी होगे, जैसे मान लो कि कहीं से, मान लो कि तुमने किसी दोस्त को ब्याज पे पैसा दे रखा है, वो हर महीने आता है तुमको, तो तुमने लेफ़्ट पॉकेट पे डाल देते हो कि हर महीने आता रहता है ना, तो अक्सर वाला है तो फ्रीक्वेंट है तो डालते रहते हो। मान लो तुमने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, तो तुमको पैसा देना है इस बार, तो तुम उसको फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हर महीने देना होगा, तो उसको लेफ्ट वाली पॉकेट से देगो। ठीक है, तुम्हें वजह से बताया चाय नुक्कड़ पे जाना है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है तो भाई पैसा देना होगा, तो देना यानी एक्सपेंडिचर, लेना मतलब रिसीट, फ्रीक्वेंट है तो इसलिए रेवेन्यू। सिंपल, ठीक है, समझने के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें रिसीट में, ये सब भूल जाओ, भी भूल जाओ इसको, ठीक है। रिसीट में दो चीज़ें आएंगी, यानी कि रेवेन्यू रिसीट में, राजस्व आय में दो तरह की चीज़ें आएंगी, एक तो टैक्स वाला पैसा और नॉन टैक्स वाला पैसा। टैक्स को अलग रखते हैं, नॉन टैक्स वाले को अलग रखते हैं, क्योंकि टैक्स का जो पैसा होता है वो टैक्स दो तरह से कलेक्ट हो सकता है। दो तरह का टैक्स होता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लिखा हुआ है वहीं पे माइंड मैप पे आपका बना हुआ है ये। या तो प्रत्यक्ष कर होगा या अप्रत्यक्ष कर होगा, जिसके बारे में अभी भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है टैक्स के अलावा, जैसे आपका चालान कट गया, आप टोल टैक्स जो जमा करते हो, या फिर जो जुडिशियल टोल हो गया, या फिर जुडिशरी में आपको नहीं कितना फ़ाइन पड़ा आपको, वो सब आपका क्या है इसमें जो है जाता रहता है। तो टोल वो तो खैर उसमें नहीं जाएगा जुडिशरी वाला, वो आपका, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की हम यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, नहीं तो पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भारत की संचित निधि बोलते हैं। ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट वाला होता है, पब्लिक अकाउंट में सब जुडिशियल वाला पैसा जाता है। तो चालान हो गया, टोल हो गया, ये सब जो पैसा है जो अक्सर आ तो रहा है लेकिन ये टैक्स का पैसा तो है नहीं है, ये फिर रेसीट ही है। तो ये नॉन, इस तरह से आपसे स्पेसिफिक होके नहीं पूछेगा एग्जाम में कि भाई हमें बताओ कि टैक्स वाला कौन सा है, नॉन टैक्स, क्योंकि समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सी चीज़ हो जाएगी फिर वो, कि आपको समझ में आएगा हाँ ये टैक्स का पैसा है। वो नहीं पूछेगा, वो आपसे लिख देगा चालान, जैसे टैक्स कोई लिख देगा, गिफ्ट जैसे वेल्थ टैक्स या फिर इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स पूछेगा, वो किस में आता है, रेवेन्यू रिसीट में कि कैपिटल रिसीट में, उस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, खर्चे में क्या आएगा, तो खर्चे में जो फ्रीक्वेंट वाले खर्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खर्चे में आपके गवर यहाँ पे लिखा होगा पूरा, ठीक है, एक्सपेंडिचर का अलग से यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट में एक्सपेंडिचर का लिखा हुआ है, वैसे रिसीट का नहीं लिखा हुआ। चलो कोई नहीं, रिसीट का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पता है क्या आता है, सैलरी पेंशन, क्योंकि हर महीने देनी होती है लोगों को, तो मतलब सरकार को देनी होती है लोगों को, सब्सिडियरी और ग्रांट भी हर महीने देनी होती है, नहीं फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, और क्योंकि सरकार को देना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो गया, जो सरकार ने लोन लिया होगा उसका ब्याज जो भर रही होगी वो इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल। अब आते हैं कैपिटल वाले पे, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत आय अभी मैंने बताया लेस फ्रीक्वेंट है, कभी कभी वाला है, ठीक। तो कभी कभी वाले में कैपिटल रिसीट में अगर मैं बात करूं तो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा, एग्जांपल नोटेड नहीं है इसमें, लोन। जैसे मैंने लोन, मतलब इंडिया ने लोन लिया, ठीक है, तो इंडिया ने जो लोन लिया वो वंस अ टाइम होगा, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने कोई लोन लेती होगी, कभी कभी लोन लेती है ना, तो लोन यहाँ पे आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पीएसयू में, कि अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। रोज रोज तो बेचती नहीं, कभी कभी, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगा। इज दैट क्लियर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें, यानी कि पूंजीगत व्यय की बात कर लें, तो इसमें अगर मान लो कि कंट्री ने हमारी लोन दिया है, किसी को लोन दिया है, तो खर्चा ही तो हुआ है ना इससे। उसमें बजट के स्टेटमेंट में तो ये दिखेगा ना, इतना पैसा यहाँ से चला गया, तो लोन दिया है, ठीक है। या लोन का भुगतान किया है, पहले लिया था उसका भुगतान कर दिया, वो भी इसी में आएगा।
या फिर गवर्नमेंट ने कोई एसेट एक्वायर किया है, या फिर कोई एसेट बिल्ड किया है। अब तुम पूछोगे एसेट क्या होता है, तो आ जाओ फिर वहीं घूम फिर के। एसेट होता है काइंड ऑफ समथिंग दैट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर यू, विच कैन जनरेट अ रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने कहीं प्रॉपर्टी ले रखी है, मैंने प्रॉपर्टी ली मान लो 20 लाख की, 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट से चले तो गए, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही होगी धीरे धीरे धीरे, है ना। और जब मैं इसको बेचूंगा तो हो सकता है मैं इसको 40 लाख में बेचूं। तो भले इनिशियली तो अभी खर्चा समझ में आ रहा है, लेकिन इज़ अ काइंड ऑफ एसेट फॉर मी। मैंने मान लो सोना रख रखा है अपने पास, गोल्ड, और अभी आपको पता है हम भारत 100 टन गोल्ड जो है वापस लाए यूके से इंडिया में। जब हम लोग करेंट अफेयर्स करेंगे तो डिटेल में देखेंगे क्यों ऐसा किया है, ठीक है। तो गोल्ड जो है, हाँ, गोल्ड इज़ काइंड ऑफ एसेट फॉर मी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई एसेट में पैसा अपना खर्च करती है, एसेट बिल्ड करती है, या फिर अपनी लाइबिलिटी को कम कर देती है, लोन दे के उसने अपनी एसेट बिल्ड कर दी। क्यों? क्योंकि अब उससे उसको रिकरिंग पेमेंट होगी, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, हर महीने पैसा मिलेगा। लोन चुकता करके जो लिया था पहले, उसने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया, देयता को कम कर लिया, अपने ऑब्लिगेशन या डेट को कम कर लिया। दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन। एग्जैक्टली समथिंग दैट हैज समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जैसे मान लो मैंने तुमसे ब्याज लिया है, तो मेरे आई एम लाइबल टू पे दैट सम ऑफ अमाउंट टू यू। जैसे कि जब हम लोग बैंकिंग कल से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे, जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक के लिए मेरा वाला पैसा लाइबिलिटी है, बैंक के लिए, मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि उससे मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक इसी पैसे को किसी दूसरे को चढ़ाएगा, उसके लिए ये पैसा जो बैंक ने इसको पैसा दिया, वही मेरा वाला पैसा, वो एसेट की तरह काम करेगा, लेकिन इसके लिए वो लाइबिलिटी होगा। समझ रहे हैं आप? तो लाइबिलिटी और एसेट क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लो, अगर फील लेना है, एसेट अच्छी चीज़ होती है, लाइबिलिटी ख़राब चीज़ होती है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो या तो एसेट एक्वायर करते हो या अपनी लाइबिलिटी को कम कर लेते हो। तो इसका उल्टा यहाँ होता है। अब कैपिटल रेसीट में आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सेल कर दिया, आपने बेच दिया, पैसा तो आ गया लेकिन आपका एसेट चला गया। समझ रहे हैं आप? तो पैसा तो आ गया लेकिन एसेट चला गया। लोन ले रहे हैं, ठीक है, पैसा आ गया, एसेट चला गया। ध्यान से देखो, एसेट डाउन हो गया, एसेट चला गया। लोन आया, लिया तो वाह, 1 लाख करोड़ का लोन, मज़ा आ गया भैया, चुकता भी तो करना पड़ेगा, ब्याज भी तो देना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ गई। इसमें क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। इसमें उल्टा हो रहा है, एसेट कम, लाइबिलिटी। सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एसेट लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं रेवेन्यू का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, ठीक है, कोई इंडस्ट्री, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, तो काइंड ऑफ एसेट क्रिएशन हो रहा है। अगर परचेज ऑफ लैंड और मशीनरी, कोई मशीन वो हम मान लो ले रहा है गवर्नमेंट, तो मशीन ले रहा है तो उसका यूज़ होगा ना, कुछ उससे पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, लोन, प्रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिसिट्स। सर डेफिसिट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि ऐसा जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो, तो उसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो सर सरप्लस और बैलेंस्ड भी तो है, तो ये क्या नहीं पढ़ रहे हैं? कैसे ही कभी होता ही नहीं है, आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि हमारा बजट सरप्लस रहा हो, इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हुआ हो, या फिर बैलेंस भी हुआ हो। हम डेफिसिट ही जब तब से चल रहे हैं, जब से मतलब हमारा बजट आ रहा है। तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स के डेफिसिट को पढ़ना होता है, डिफरेंट टाइप्स के सरप्लस को नहीं पढ़ना होता है हमें। तो बजटरी डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। कायदे से ये दोनों एक साथ होने चाहिए थे, कोई नहीं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, अब डेफिसिट का मतलब अगेन, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि रेवेन्यू वाले की बात कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, लोन अलग चीज़ होती है, ग्रांट अलग चीज़ होती है। ग्रांट को मतलब है कि मैंने तुम्हें जैसे खैरात टाइप दे दी है, मुझे ये वापस नहीं चाहिए और ना ही मुझे इसमें ब्याज चाहिए, मैंने खैरात दे दी है तुम्हें। लोन क्या है? खैरात नहीं, मैंने तुम्हें दिया है एक फिक्स डेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये तो वापस करोगे ही, मूलधन ब्याज भी देते रहोगे। समझे लोन और ग्रांट के बीच का डिफरेंस? तो लोन वाला खेल यहाँ होता है, ग्रांट वाला खेल यहाँ होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और, लोन का जो मैं बता चुका हूँ, लोन का जो ब्याज आ रहा है चाहे जा रहा है, वो भी खेल यही होगा, क्योंकि लोन
लिया जाता है एक बार, दिया जाता है एक बार, लेकिन इंटरेस्ट रेट हर बार बार आता रहता है। लोन लिया जाता है एक बार, दिया जाता है एक बार, लेकिन इंटरेस्ट आता है बार 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 बार। फ्रीक्वेंट रेवेन्यू खत्म। ग्रांट और उसमें और देख लो, लोन यहाँ पे आएगा, ग्रांट यहाँ पे आएगा, अनुमोदन। ठीक है, तो कुछ ऐसा जैसे भारत सरकार ने किसी राज्य को ग्रांट दे दी। अब ग्रांट दे दी, उससे कुछ उसने मान लेते हैं कि मिज़ोरम को दे दी, मिज़ोरम ने कुछ स्कूल बिल्ड कर लिए, रोड बिल्ड कर ली, लद्दाख को दे दिया, लद्दाख ने रोड बिल्ड कर ली। तो क्या हुआ, उससे एसेट क्रिएशन हो गया। एसेट क्रिएशन हो गया, अरे तो अच्छी चीज़ हुई। तो फिर आप एक काम करो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव निकालने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट जो आपका निकला है ना, उसमें वो चीज़ घटा दो, ग्रांट गिवन फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। यानी वो ग्रांट हटा दो आप जो सरकार ने, भारत सरकार ने किसी राज्य सरकार को दी है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, एज सिंपल एज दैट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। इज दैट क्लियर? बट इट इज इन द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेफिसिट विच इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो सर ये बजटरी डेफिसिट से ऐसा क्या काम नहीं चला कि फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ा? काहे से बजटरी डेफिसिट हमेशा जीरो आता है? काहे जीरो आता है? काहे से, यानी कि ये गवर्नमेंट दिखा देती है बैलेंस्ड बजट, इसलिए ज़ीरो आता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमेशा हमारे खर्चे ही ज़्यादा होते हैं रिसीट से। तो फिर हमारे खर्चे चलते कैसे हैं? हम लोन ले लेते हैं, लोन ले, जितने की कमी पड़ती है लोन ले लेते हैं, बराबर कर देते हैं। इसमें पता ही नहीं चलता कितना लोन लिया है गवर्नमेंट ने, इसमें पता चल जाता है। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट है, लोन भी काइंड ऑफ रिसीट है, ज़रा इसमें लोन हटा तो दो जरा, बस आ जाएगा माइनस में। क्या माइनस में आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, पता चल जाएगा कि इतना लोन लिए हैं भाई साहब। तो इसीलिए बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक्यूरेट मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट और गवर्नमेंट बोरोइंग। तो कभी पूछ ले, जो कि पूछा है कि गवर्नमेंट बोरोइंग को कौन सा डेफिसिट दिखाता है, तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा दिखाता है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, उसमें भी घटा दो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी उस रिसीट को घटा दो जो डेट की तरह आई है, तुम्हारे पास लायबिलिटी की तरह आई है, और ये कुछ और नहीं, लोन ही तो होता है। समझिए आप? तो बजट में क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट, अब रिसीट में तो लोन भी घुसा हुआ है, हैं? तो ये हमेशा ज़ीरो आएगा। तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है? तो इसमें ज़रा लोन हटा दो जरा, यानी कि इसी को बोलते हैं, इसी ये जो लोन को ही बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। सिंपल, फिस्कल डेफिसिट आ गया। प्राइमरी डेफिसिट बड़ी अच्छी चीज़ है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जब फिस्कल डेफिसिट में तुम इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे। गवर्नमेंट बोलती है देखो यार, पिछली गवर्नमेंट आई थी, वो उसने क्या लोन भर के ले रखा था, उसका ब्याज हम भर रहे हैं, उसका ब्याज हम भर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए फिस्कल डेफिसिट से, क्योंकि हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम पहले का ही ब्याज अभी चुकता कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में अगर इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे, प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। सारे डेफिसिट खत्म करने के बाद अब हम टैक्सेशन सिस्टम में आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू रिसीट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो टैक्स रिसीट और दूसरी नॉन टैक्स रिसीट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, सैलरी, वेजेस, पेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो टैक्स भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट, इट इज़ इनडायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट। कैसे? जब आपकी सैलरी आने लगेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फिर कहीं से भी आप सैलरी अर्न करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ बियॉन्ड द टैक्सेशन लिमिट, यानी कि अगर एक लिमिट होती है, जैसे कि मान लो 5 लाख तक अगर आप अर्न करते हो नो टैक्स, उससे ऊपर अर्न करोगे टैक्स पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि आपकी महीने की सैलरी मान लो 50,000 बनती है, तो 6 लाख हो गया, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके भरना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कोर्स की फ़ीस है 1,000 रुपये। अब क्योंकि मुझे इसमें 18% का गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा, यानी 180 रुपये, तो मैं क्या क्या कर दूंगा, 1180 रुपये कर दूंगा। ठीक है, अब इस 1180 पे 18% पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि मैंने आप पे टैक्स की लाइबिलिटी मैंने आप पे डाल दी,
डायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को, जैसे देखो जीएसटी तो पे करना ही होता है, ठीक है, अगर मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, दैट इज़ इट कैन बी पास टू समवन एल्स। जैसे मैंने आप पे पास कर दी, मैं चाहता तो खुद भी पे कर सकता था, या फिर मैं चाहूँ तो आपसे भी पे करवा सकता हूँ, तो इट कैन बी पास टू समवन एल्स। तो गवर्नमेंट यही बोलती है कि हम डायरेक्टली नहीं लेंगे लोगों से, हम डायरेक्टली लोगों से बुरे नहीं बनेंगे, तुम बुरे बनो, 18% लो ठीक है, और 18% बढ़ा के और हमें फिर दे देना वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इट कैन बी पास टू समवन एल्स इनडायरेक्ट टैक्स, बट इसको पास ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लो कि 10 लाख है साल की, आपकी जो भी देता है लाइबिलिटी है, तो आपको को देना पड़ेगा, आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये? प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ेगी इसमें, सो दैट हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इनइक्वालिटी कम हो सके, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स: इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस भरते हैं बिजनेस हाउसेज उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेंस टैक्स का जैसे मान लो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 40 लाख में बेच दी, तो 20 लाख में जो मैंने कैपिटल का गेन हुआ उस पर मुझे टैक्स देना होगा, कैपिटल गेंस टैक्स। इसमें एक एग्जांपल्स की बात करें, जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले तो बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे वैट वगैरह भी हुआ करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सब खत्म हो के अभी आपको पता है वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। ऑलराइट, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, क्या डिफरेंस होता है इनमें? ये आपका जो लोकल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं नहीं कोई इंडियन टेरिटरी में उसमें लगता है, और कस्टम ड्यूटी जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर लगता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। इसको प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सब पे एक जैसा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोगों ने मान लो मेरा कोर्स लिया, ठीक है, अब उनमें से कुछ लोग होंगे जिनकी साल की इनकम, घर की साल की इनकम हो सकता है 3 लाख रुपए हो, और कोई ऐसे भी हों जिनके 3 करोड़ भी इनकम हो, सबको एक ही रुपए, एक ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जीएसटी, जो मैंने लेवी किया है सबको एक ही अमाउंट। तो ये तो थोड़ी ख़राब बात हो गई ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है इसलिए। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। जीएसटी की अगर हम बात कर लें तो जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे देश में। असम पहला राज्य था जिसने कि इसको रेटिफाई किया था इस बिल को। बिकॉज हम पढ़ते हैं पॉलिटी में आर्टिकल 368 के तहत कितने अमेंडमेंट्स होते हैं, 2 तरह के, एक तो वो जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और एक वो जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए आपको। तो 28 स्टेट्स हैं तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स से आपको रैटिफिकेशन चाहिए। तो असम वॉज द फर्स्ट वन टू रैटिफाई दिस जीएसटी बिल। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A अनुच्छेद नंबर 279 का के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। 33 मेंबर्स हैं, 2 सेंटर्स हैं, 31 फ्रॉम स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चेयरमैन, ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ही इसकी मीटिंग्स को चेयर करते हैं। कुछ और हमारे टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे सरचार्ज टैक्स। क्या होता है, इसको सरचार्ज टैक्स नहीं बोलते हैं, सिर्फ सरचार्ज ही बोलते हैं। ये एक तरह का टैक्स होता है, टैक्स पे टैक्स, जैसे नहीं तारीख पे तारीख, वैसे टैक्स पे टैक्स किस पे लगता है, ऑन रिच पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड हो जाएगी तो और मान लो 2%, 3% और लेवी कर दिया जाएगा, और टैक्स दो जरा कायदे से। तो टैक्स पे टैक्स, अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनकम है तो सेस टैक्स होता है, एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, सबको भरना होता है, चाहे आपकी इनकम 6 लाख हो, चाहे 60 लाख हो, चाहे 60 करोड़ हो। मतलब कि आपसे बोल देगा कि इस बार एनवायरनमेंट के नाम पे, मतलब वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। कोल को जैसे मान लो कि कोल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए अलग से सेस टैक्स, तो वो सबको देना होगा। फॉर अ डेफिनेट पर्पस लगाया जाता है, एक पर्पस स्पेसिफाई होता है, इसलिए लगा रहे हैं सेस। एंड पिगोवियन टैक्स क्या होता है, पिगोवियन होता है टू लोअर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। मतलब व्हाट आर दीज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं अपना कोई धंधा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, उससे एयर पोल्यूशन होता है, और बड़ी ज़ोर की आवाज़ भी मैं क्रिएट करता हूँ मेरी मशीनरी, जिसकी वजह से लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो अलग से ज़रा टैक्स भर दो, इसलिए सो दैट ये जो लोगों को हानि पहुँचा रहे हो तुम, उस चीज़ का टैक्स है, सो दैट उनकी बेटरमेंट में उस चीज़ को लगाया जा सके। इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ऑलराइट, लेक्चर होता है ख़त्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको पूरा माइंड मैप एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से आप इसको जो है ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एंड और आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट दोनों में। थैंक यू, मिलते हैं
अगले वीडियो में, जो अगेन ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मनी एंड बैंकिंग। थैंक यू।